हाय, दिस इज़ इशिता। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। सो मैं आज आ चुकी हूँ बहुत दिनों के बाद वापस। सो क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ज़िंदगी की रफ्तार में दौड़ रही है, ज़िंदगी बोरिंग लग रही है, फिर कैसी लग रही है? चाहे जैसे भी हो, उस मोमेंट को एंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि बाद में वो टाइम आएगा नहीं। सो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेकर आई हूँ, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा दैट आज हम जाने वाले हाउ टू स्टडी साइंस। तो ये वीडियोज़ ऑफ क्लास 10 या क्लास 9 के लिए नहीं है, इट्स फॉर इट्स कॉमनली फॉर ऑल द क्लासेस जो लोग भी साइंस में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो लोग साइंस में बहुत अच्छा भी कर रहे हो और बेटर करना चाहते हैं। सो हियर आई एम टू हेल्प यू ऑल। सो पहले तो समझते हैं साइंस कैसा सब्जेक्ट है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइंस नहीं पसंद है, मतलब उनको ना ही उसमें इंटरेस्ट है, ना ही उनके मार्क्स भी उसमें इतने अच्छे आते हैं, चल जाते हैं बस मार्क्स, मतलब पास हो जाते हैं, वैसे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। और एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को पसंद तो नहीं है बट फिर भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब एवरेज से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। फिर और एक टाइप के बच्चे होते हैं जिनको साइंस बहुत पसंद है, वो बहुत इंजॉय करते हैं, फुल मार्क्स आते हैं उन लोग के, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो अगर आप टाइप 1 वाले स्टूडेंट हो जिसको साइंस एकदम भी पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप टाइप 2 वाले स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, एंड टाइप 3 वाले स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए। कैसे? क्योंकि अगर आप टाइप 3 वाले स्टूडेंट हो तो आप और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, राइट। आप मे बी 70s में होंगे, 71 में होंगे, 75 में होंगे, तो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे खुद को बेटर कर सकते हैं उस साइंस के सब्जेक्ट में, वो आप जानना चाहेंगे, है ना। एंड जो टाइप 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्ट कैसे लाना है और कैसे साइंस में अच्छा स्कोर करना है हम वो जानेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी, टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, वॉच टिल द एंड टू नो शुरू करते हैं। सो राइट, साइंस जब हम क्लास 8 तक आप देख लो, बेसिकली साइंस हमारा क्लास 4 से शुरू हो जाता है साइंस पढ़ना। नहीं तो तब उससे पहले तो हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं ना, 5 या 4 से मोरलेसली शुरू हो जाता है साइंस, है ना। फिर आप जैसे क्लास 8 में आते हो, आपको मतलब मैंने बहुत से बच्चों को देखा है उनको साइंस में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं उन लोगों को तब समझ में आ जाता है कि साइंस इज़ मेड फॉर मी और इट्स नॉट मेड फॉर मी, समथिंग लाइक दैट, मतलब उन लोग खुद भी फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या मेरे से साइंस अच्छे से बनता है या फिर नहीं बनता है। एंड जब आप क्लास 9 में आते हो तब आपका साइंस जो होता है वो 3 और सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। तो उससे तब आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। किसी किसी का होता है फिज़िक्स बहुत वीक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है, मतलब ऐसा टाइप का होता है ना। तो क्लास 9 में थोड़ा साइंस हार्ड लगता है, देन 10 में आप जैसे आता है आपको ईजी लगता है। मतलब ये एक मतलब ये सबके केस में अलग है। किसी को क्लास 9 का साइंस बहुत ईजी लगता है, क्लास 10 का हार्ड लगता है, किसी किसी को क्लास 9 का हार्ड लगता है, क्लास 10 का ईजी लगता है, तो ये सबका केस अलग है वो। तो अब हम जानेंगे कि हम साइंस को पढ़े कैसे, लाइक व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। जब अप्रोच ठीक होगा, अप्रोच अप्रोप्रिएट होगा, तब आप एग्जीक्यूशन भी अच्छे से कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एंड यू गेटिंग माई पॉइंट। तो साइंस सिर्फ ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जो कि सिर्फ थियोरेटिकली आप उसको याद करते जाओगे, रट्टा मारते जाओगे, बस समझने से हो जाएगा, नहीं। पहली बात, आप रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि आपको बेसिकली आपको कंसेप्ट को समझ के उन क्वेश्चंस हैं या फिर क्या है, मतलब आपको बेसिकली वो कंसेप्ट जो बिल्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पढ़ा समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रट्टा मार लेते हैं, नहीं। आपको उसके पीछे का स्टोरी जानना पड़ेगा कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगर मेरे दोस्त को आ गया, अगर टीचर इतना अच्छे समझा भी रही है, फिर भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है, आप खुद को ब्लेम मत करो। बट
ये सोचो कि सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप पीछे का स्टोरी जानने की कोशिश करो कि आपसे हो क्यों नहीं रहा है। मे बी आपका अप्रोच गलत होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे तो आपका अप्रोच गलत होता है। आप जैसे अप्रोच करते हो वो सब्जेक्ट को, वो कभी कभार गलत होता है। इसीलिए आप उतना बेटर रिज़ल्ट, मतलब उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, या फिर आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है उतना बेटर आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि साइंस एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट सिर्फ नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें थ्योरी भी चाहिए होता है, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी चाहिए होता है, राइट। सो टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट फिज़िक्स, लेट्स से फिज़िक्स, या फिर आप एज अ होल साइंस को ही ले लो, ठीक है। सो फिज़िक्स में जैसे आप देखोगे कि फ़िज़िक्स में आप बहुत से ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स होते, लाइक यू कम अक्रॉस सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो अब आप सिर्फ अपने चैप्टर को समझ लिया, आपने टॉपिक पूरा समझ लिया एंड यू आर लाइक नाउ आई एम डन, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि आपको चैप्टर पहले समझना है और उसके बाद भी आपको कुछ करना है ताकि पूरा अच्छे से पॉलिश हो जाए वो चैप्टर। आप बोल देते हो खुद को कि हाँ चैप्टर होता है, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देते हो हाँ मेरा तो वो चैप्टर हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो क्या आपसे उसके क्वेश्चन बनते हैं? खुद से पूछो, नहीं बनते हैं। सो जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, लेट्स से आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा पढ़ने में। एक चैप्टर हम उठाएंगे, हम उसका पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, उसको पहले हम अच्छे से समझ लेंगे, है ना। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है वो समझेंगे, हम खुद एक बार सेल्फ स्टडी कर लेंगे एंड देन वी विल गो थ्रू क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, आपके स्कूल में आपको टीचर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, आपके एनसीईआरटी में, आपके बुक में, आप जो भी बुक फॉलो करते हो उसमें आपके क्वेश्चंस भी होते हैं। अब आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन बन गया उसका मतलब है कि आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, नाउ यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट उसमें भी कुछ डमाडोल मतलब हो रहा है, तो समझो इस बात को कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो बट आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे, उसके भी कुछ टाइप्स है, उसको समझो। एक ऐसा चीज़ होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको पता है ये कौन सा टॉपिक से है एंड आपको ये भी पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आंसर लिखना कैसे है। यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट बेसिकली, कि ताकि ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर अप्रोप्रिएट लगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, या फिर वो लोग पढ़ाई में शायद इतने भी अच्छे नहीं होते, या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने भी अच्छे नहीं होते, बट आप देखोगे उनके क्वेश्चन आंसर्स में उनको बहुत मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब उनके मार्क्स बहुत मतलब बढ़ते जाते हैं एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट चाहे नहीं आता, उनको राइटिंग स्किल्स आता है, उनको पता है कि हम आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, आंसर कैसे अप्रोप्रिएट बनाएंगे जिससे एग्जामिनर को वो आंसर प्रॉपर लगे, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर तो आता है, वो लिखते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं लिखते, प्रॉपर वे में नहीं लिखते, इसलिए उसी वजह से उनके मार्क्स भी कट जाते हैं। सो आपका राइटिंग स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम आंसर को कैसे फॉर्म करें ताकि वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए वो प्रॉपर एक आंसर निकल के आए, है ना। तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपना राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानना है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो स्किल्स है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई श्योरली ब्रिंग इट ऑन फॉर यू। ओके। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कौन सा टॉपिक से है, आपको क्वेश्चन पता है, बहुत अच्छे से पता है एंड यू नो कि आंसर भी कैसे लिखना है, आपने लिख भी लिया बट यू फाउंड सम सिली मिस्टेक्स, है ना। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा कुछ गलत है जो कि आंसर का थोड़ा मीनिंग चेंज कर दे रहा है, फिर कुछ मतलब ऐसे सिली मिस्टेक्स आपको दिख गया, उसका मतलब ये आपका टॉपिक तो क्लियर हो गया है बट अब और एक बार पॉलिश करना पड़ेगा उसको। सो उसके लिए आप माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, आपने अगर कोई नोट्स बनाए होंगे तो यू कैन रेफर टू दोज, या फिर आपको उस टॉपिक में उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ पॉइंट्स में आपको डाउट है तो आप अपने दोस्त से आप कंसल्ट करो, या फिर आप अपने फ्रेंड या फिर आप अपने टीचर को पूछो, तो आप वैसे करके वो टॉपिक को पूरा पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन एस इन अ सब्जेक्ट लाइक फिज़िक्स, है ना।
जिसमें आपने पहले थ्योरीज भी समझा एंड आपने प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन भी करके देखा। अगर आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन नहीं करोगे तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा इफ़ यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। फिर आपको एग्जाम डे में विल बी लाइक ओ शिट, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है, कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट की क्या सिलेबस है। मतलब एग्ज़ाम टाइम में यू बेसिकली गेट स्ट्रेस्ड आउट। ओके, सो अब फिज़िक्स में आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। सो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि अच्छा मैम ने क्लास में करवाया, वो एक बार जस्ट देख लेती हूँ, अच्छा मेरे को समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ से डिराइव हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, एंड जब क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा, है ना। वैसे नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा खुद से, हाथों से प्रैक्टिस खुद करना होगा, तब जाके प्रॉपर एंड परफेक्ट होगा वो न्यूमेरिकल। मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे खुद, तब आपसे एक बार में बन जाएगा। सो बेसिकली प्रैक्टिस इज़ व्हाट मैटर्स। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री इज़ बेसिकली अबाउट थ्योरीज, राइट। आपको बहुत कुछ उसमें, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आपको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें, there are reactions, experiments, a lot of things which is very fascinating and very interesting honestly. So अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको सच में इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको हर एक बात समझ में भी आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ोगे सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन टॉपिक्स। कुछ टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, ट्यूशन में, कोचिंग में, जो कि केमिस्ट्री की सब्जेक्ट को ना बहुत फैसिनेटिंग बना देते हैं। एक ना मतलब एक जन को मैंने कहते हुए सुना था कि इट वाज फॉर फिज़िक्स दैट फिज़िक्स बोरिंग नहीं है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो शायद आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको फिज़िक्स बोरिंग लग रही है। तो वैसा ही कुछ केमिस्ट्री के साथ है कि केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गई ना तब आपको अच्छा लगता है, जब आपको समझ में नहीं आता तब आपका दिमाग ख़राब होता है, इज़न्ट इट। सो केमिस्ट्री के लिए ना आप अपने जो भी आपका बुक है, एनसीईआरटी है, रेफरेंस है, आप जो भी यूज़ करो, आई गेस एनसीईआरटी यू शुड यूज़, दैट शुड बी योर मेन बुक, मतलब मेन बुक होना चाहिए, यू शुड फॉलो इट फर्स्ट। सो बी फेमिलियर विद इट, मतलब उसमें जो लिखा है उसको समझो, उसको मतलब, क्योंकि केमिस्ट्री ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप देखोगे कि आप घुमा फिरा के भी चीज़ों को, मतलब मीनिंग सेम है बट आप घुमा फिरा के भी कुछ और लिख सकते हो, वैसे टाइप का है वो सब्जेक्ट। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ आपको। सो केमिस्ट्री भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके आसपास चलता है वो सब। अगर वो टीचर आपको एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा फन वे में अगर समझाए तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आपको समझ में आ गया, एक जन ने आपको इतना अच्छे से समझा दिया है, तो तब जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ समझते मतलब आप जाओगे। लेकिन आपको खुद भी थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से आज केमिस्ट्री की क्लास में टीचर ने ये चैप्टर्स, सॉरी ये टॉपिक्स कवर किए और ये क्वेश्चंस आज हमें प्रैक्टिस करवाए, सॉल्व करवाए। सो नाउ व्हेन यू गो बैक होम, रेस्ट लो, खाना पीना खाओ, मतलब जब आप पढ़ने बैठते हो सो जो आज आपकी क्लास में करवाया गया था उसको खोल के बैठो, उसको रीडिंग करो, उसको समझो एंड जस्ट गो थ्रू। कि अगर आपको कहीं पर डाउट है, सिली मिस्टेक्स, अगर वो डाउट आपको यूट्यूब में मिल जाता है, आपका दोस्त या सिबलिंग है जो कि आपको समझा देता है, देन वेल एंड गुड। या फिर आप और यू कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे, कि आप जाके टीचर को पूछोगे कि मैम मेरे को ये डाउट है, यहाँ पे डाउट है, ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, सो ऑन। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, ट्राई टू डू सम सिमिलर क्वेश्चंस, है ना। वैसे आपका मतलब आप ना मतलब स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ कवर करते करते जाओगे एंड वो विद टाइम पॉलिश होते होते जाएगा एंड रिविजन भी प्रॉपर होते होते जाएगा, है ना। सो दैट्स माई एडवाइस, सो दैट्स हाउ आई थिंक एंड दैट्स हाउ आई डिड, सो दैट्स इट। एंड नाउ कमिंग टू बायोलॉजी। सो बायोलॉजी का ना एक मतलब अफवाह फैला हुआ है पूरे मार्केट में, बायोलॉजी ना एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, यू नीड रट्टाफिकेशन फॉर बायोलॉजी, बट इट्स नॉट ट्रू, ऑनेस्टली इट्स नॉट ट्रू। बायोलॉजी के लिए आपको रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। जब आपको बोरिंग लगने लगता है ना वो सब्जेक्ट, तब आप रट्टा मारते हो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तब आप फोकस भी, एक टाइम होता है ना आप पढ़ तो रहे हो सब कुछ लेकिन फोकस एकदम भी नहीं है, आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, कुछ समझ में आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है, भेजे में कुछ नहीं घुस रहा है, तब आप रट्टा मारते हो, है ना। तो बायोलॉजी सब लोग यही समझते हैं कि बायोलॉजी तो एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, उसको बस रट्टा मारो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल तो जाएंगे
पे क्या वो नॉलेज मिली? नहीं। अगर आपको ऐसी कोई भी कुछ पूछ ले, क्या आपको कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि आपने रट्टा मारा था। क्या आप लॉजिकली उस चीज़ को समझे? क्या आपने हर एक स्टेप को समझा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या आपने उस क्यूरियोसिटी के साथ बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को समझा? नहीं। एंड यू आर सेइंग दैट बायोलॉजी इज़ अ रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर? ऑफ कोर्स नॉट। आपको बायोलॉजी को समझना है, उसको क्यूरियोसिटी के साथ समझना है। आप जब उसके नोट्स बना रहे हो एकदम कलरफुल पेन से बनाओ। जैसे आप उसको खोलोगे आपको एकदम वो कलर थेरेपी मिलती है एक कलर्स को देखकर। एंड ये कहा जाता है कि वो जो कलर थेरेपी होती है ना वो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आपने अपने नोट्स को बहुत सारे कलरफुल पेन से बनाया है, आपने वहाँ पे डायग्राम्स बनाया है, मतलब प्रॉपर एक नोट्स बनाया है ना। तो जैसे देखते आपको ना पढ़ने का भी मन करता है कि हाँ मैंने क्या यार इतना सुंदर लिखा है, वैसा एक फीलिंग होता है। एंड कलर थेरेपी ये भी कहा जाता है कि आप जिस कलर से जो लिखते हो ना आपको वो कलर याद हो जाते हैं, जिस कलर में वो लिखा हुआ है वो भी याद हो जाता है। ये हमारे टीचर हमें वैसे बोलते थे कि कलर थेरेपी करना चाहिए आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी एंड सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट बायोलॉजी को ना उस क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑनेस्टली समझ में आएगा। एंड बायोलॉजी जो आपको पढ़ा रहा है, टीचर है कोई भी आपको जो भी पढ़ा रहा है, मन लगा के अगर आप पढ़ोगे ना, इफ़ यू ट्राई टू फोकस देन आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड आई होप कि अब आप साइंस और भी बेहतर तरीके से पढ़ोगे, है ना। सो दिस वीडियो वॉज नॉट ओनली फॉर क्लास 9 और 10, दिस वॉज कॉमन फॉर ऑल दोज पीपल स्ट्रगलिंग विथ साइंस। सो आई होप कि मैंने आपका जो साइंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी। सो बेसिकली सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, है ना। एंड ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रूव, मतलब आप चाहे जिस भी लेवल पे हो उससे और ऊपर जाने की कोशिश करो हर बार। एंड आई नो यू विल डू योर बेस्ट, राइट। एंड अभी आपके सारे नए सेशन शुरू हो गए होंगे, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं आपके सेशन के लिए बेस्ट विशेज़ एंड कीप गोइंग ऑन, कैरी ऑन एंड प्लीज़ डरना मत, सब ठीक होगा, है ना। मतलब अगर अब अभी आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सब इधर उधर हो रहा है, जस्ट रिमेंबर इट्स अ फेज़, ओके, जस्ट रिमेंबर इट्स अ फेज़ that will fade away anyway, so don't take too much stress, okay, just trust the process and have faith in God, वो सब संभाल लेंगे, है ना। एंड बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चीज़ में आपको वीडियो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कुछ ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी मदद हो जाएगी। सो साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में यूज़फुल लगी है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये वीडियो ठीक टाइम पे मिली और ये आपके लिए यूज़फुल भी था, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प। सो टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं और कभी किसी और वीडियो में बहुत जल्द। बाय।